साथियों, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने समझने की कोशिश की थी कि रेगुलेटिंग एक्ट किस तरह से इंडिया में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास करा के ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाया जाता है। उसके द्वारा कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये भी समझे थे कि कौन कौन से डिमेरिट रहे थे, यानी कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम जनरेट हुए थे जिसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सका था। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो प्रॉब्लम जनरेट हुई है, उसके बाद में जो प्रॉब्लम आए उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कुछ स्टेप लिए जाते हैं। उसमें से एक स्टेप था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में लाया जाता है, उसके पहले 1781 में बंगाल जुडिकेचर एक्ट भी लाया जाता है, जो कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट बंगाल में इस्टेब्लिश किया गया था। तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को, उसके एक तरह से कहें सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए लाया गया था। 1781 के बंगाल जुडिकेचर एक्ट से सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुए, इसीलिए आगे एक दूसरा बिल पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट के मेन प्रोविजन क्या थे और उसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी और उसका सिग्निफिकेंस या उसका इम्पोर्टेंस क्या था। तो अगर हम बात करें कि वो पिट्स इंडिया एक्ट को लाया क्यों गया या लाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो कई सारे प्रॉब्लम रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद में जनरेट हुए और उसी लिए पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया। क्या प्रॉब्लम थे वो, आओ समझते हैं। पहला, डिफेक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। जैसा कि हम जब रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ रहे थे तो कई सारे डिफेक्ट, कई सारी डिमेरिट जनरेट हुई थी। जैसे कि हमने देखा था कि किस तरह से गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, वो गवर्नर जनरल के पावर को एक तरह से कहें कि मिनिमल बना दी थी। उसकी काउंसिल, गवर्नर जनरल की काउंसिल ही एक तरह से बहुत ज्यादा पावरफुल थी, गवर्नर जनरल के पास ज्यादा पावर नहीं था। हमने ये भी समझा था कि जो प्रोविंस थे, जैसे कि बंगाल प्रोविंस के अंतर्गत बॉम्बे और मद्रास को रखा गया था, लेकिन मद्रास या बॉम्बे प्रोविंस अपने जो डिसीजन ले रहे थे, एक तरह से कहें अनएनिमसली ले रहे थे। वो किसी भी तरह के डिसीजन लेने से पहले बंगाल के गवर्नर जनरल से पूछते नहीं थे। तो ये भी काफी खामियां थी कि ऐसे प्रोविजन किए गए थे कि बंगाल का गवर्नर जनरल मद्रास और बॉम्बे का भी गवर्नर जनरल होगा, लेकिन अगर उसके डिसीजन को नहीं माना जाता है तो वो क्या स्टेप ले सकता है, ऐसा रेगुलेटिंग एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं था। तो ये भी प्रॉब्लम निकल के आया, इसलिए एक दूसरे स्टेप की जरूरत पड़ी। इसके बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के होते थे, वो एक तरह से कहें कि कंपनी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर जनरल जैसी बॉडी बनाई गई, उसकी काउंसिल बनाई गई, लेकिन अभी भी ये परमानेंट ओलिगार्की के रूप में सारे डिसीजन कंपनी के यही लेते थे। जैसे कंपनी कई बार में या कई फॉरेन अफेयर में फॉरेन अफेयर से रिलेटेड कई डिसीजन लिया गया, जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा लिया गया। गवर्नर जनरल या इनका कोई बहुत बड़ा रोल था नहीं, तो जिससे कंपनी को कई ढेर सारा नुकसान हुआ और पूरा एक तरह से कहें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, चूंकि उससे ब्रिटिश पार्लियामेंट को काफी फायदा होता था, तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए प्रॉब्लम जनरेट कर दिया। तो इसलिए भी ब्रिटिश पार्लियामेंट को सोचना पड़ा कि कंपनी को कैसे रेगुलेट करें ताकि इंडिया से जो फायदा उनको मिल रहा है वो मिलता रहे। जैसे होता है ना कि आपके पास एक सोने की एक ऐसी हैन है, मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है, तो आप कोशिश करेंगे कि उसके हेल्थ की या उसके पूरे रख रखाव की ध्यान रखेंगे ताकि आपको अंडा मिलता रहे। काफी भारी मात्रा में रेवेन्यू जनरेट होता था इंडिया से, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी मिलता था, इसीलिए कंपनी को रेगुलेट करना जरूरी था। तो ये सारे प्रॉब्लम थे। साथ में बंगाल जुडिकेचर एक्ट जो 1781 में आया, वो सुप्रीम कोर्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सिर्फ गवर्नर जनरल से रिलेटेड या प्रोविंस से रिलेटेड या फॉरेन अफेयर या फॉरेन रिलेशन, वार, इन सारे
चीज़ों में डिसीजन किस तरह से लिए जाएंगे ये सॉर्ट आउट नहीं कर सका, क्योंकि कई बार अभी जैसे हम फॉरेन अफेयर की बात करेंगे, जब फॉरेन पॉलिसी की, कई बार हुए जिसमें कंपनी ने खुद ही बिना क्राउन के परमिशन के वार में अपने आप को इंडल्ज करा लिया और उससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ। जैसे रोहिला वार हुआ, एंग्लो मराठा वार हुआ, या फिर एंग्लो मैसूर वार। एंग्लो मैसूर वार एक बार हुआ था, उसी के बाद में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था ताकि कंपनी को रेगुलेट किया जा सके और इस तरह के किसी भी वार के लिए कंपनी को एम्पावर किया जा सके। लेकिन कई बार हुआ और उसमें कंपनी को डिफीट भी होना पड़ा। तो ये सारे प्रॉब्लम मतलब फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड ये भी ब्रिटिश पार्लियामेंट को इस बात के लिए प्रिपेयर कर दिए कि कुछ स्टेप लिया जाना चाहिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कंट्रोल नहीं था। कई सारे एक तरह से कहें कि डिसीजन कंपनी अभी भी चाहे उसके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या और जो सर्वेंट थे वो बिना ब्रिटिश पार्लियामेंट के परमिशन के लेते थे। तो ये भी प्रॉब्लम जनरेट कर रहा था एक तरह से कहें ब्रिटिश पार्लियामेंट को। साथ में यहाँ की जो कंपनी के सर्वेंट होते थे ये करप्शन के थ्रू या जैसे भी हो बहुत भारी मात्रा में पैसे कमा के जाते थे वहाँ पे। तो वो एक तरह से ऐसे होता है ना, पॉलिटिक्स में मनी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के इलेक्शन में वो पैसे से एक तरह से कहें कि पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते थे और कई ऐसे सर्वेंट जो यहाँ से पैसे कमा के जाते थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इंटर करने लगे थे पैसे के दम पे। तो ये भी और सारे पार्लियामेंटेरियन को परेशान करने लगा कि इस तरह से अगर चलता रहा कि सिर्फ पैसे के बल पे आने लगे लोग तो फिर प्रॉब्लम बहुत बड़ी जनरेट हो जाएगी। इसीलिए कंपनी को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, इसकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। साथ में उस समय एक मिस्टर पिट जो थे उनकी विचारों में एक ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी था। इसको ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन माना जाए या अभी जो मुर्गी और अंडे की कहानी हम बताए कि इंडिया को अगर हम एक मुर्गी की तरह समझें तो उनको जो रिसोर्सेज मिल रहे थे, रेवेन्यू मिल रहे थे इंडिया से, वो अंडे की तरह समझ लें। तो इंडिया से जो उनको फायदा हो रहा था उस फायदा को कट डाउन नहीं करना चाहते थे, वो कंटिन्यूसली गेन करना चाहते थे। इसीलिए इंडिया की भलाई के लिए वो इंडिया में जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसको रेगुलेट करना चाहते थे। हालांकि इसको ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन वो यूरोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव और एक तरह से कहें जो भी उस तरह से इंटरप्रेट किया गया। लेकिन बात यही है कि इंडिया से जो उनको वेलफेयर फायदा हो रहा था वो फायदा चलता रहे, उनको मिलता रहे, इसलिए इंडिया का एक तरह से ध्यान रखना जरूरी था। 1784 में 2 बिल पास कराया गया, डुंडा एंड फॉक्स बिल, बट वो कई वजहों से पास नहीं हो पाया। उसका भी मेन मोटिव यही था कि रेगुलेटिंग एक्ट और बंगाल जुडिकेटर एक्ट जो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाए हैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए, चाहे वो गवर्नर जनरल से रिलेटेड हो, चाहे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोविंस से रिलेटेड हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड हो। तो ये जब फेल हुआ तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो लोग इस बिल को पास कराए थे उन्होंने दूसरी तरकीब निकाली, एक तरह से कहें जो जिन वजहों से ये फेल हुआ तो उससे हट के एक दूसरा बिल पास कराया गया, पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद में 1776 में जैसा कि आप सबको पता होगा कि अमेरिकन रेवोल्यूशन होता है, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और 1776 में अमेरिका आज़ाद हो जाता है। तो अमेरिका ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी और वहाँ से उनको रिसोर्सेज मिलना बंद हो जाते हैं और वहाँ से उनको ये सीख मिलती है कि अगर इंडिया में ये स्टेप नहीं उठाएगा तो कल को इंडिया में भी ऐसा इंडिपेंडेंस की आवाज़ उठने लगी तो उनका यहाँ से भी एक तरह से कहें कि जो फायदा मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए उनको ये स्टेप उठाना पड़ा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रोविजन थे पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में एक खास प्रोविजन रखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के इस्टेब्लिशमेंट की, जो कि ब्रिटिश क्राउन की प्रीवी काउंसिल के 6 मेंबर्स से बनेगी, ऐसा उसमें प्रोविजन रखा गया। ब्रिटिश क्राउन की अपनी कुछ सेक्रेट काउंसिल होती थी जिसमें वो सजेशन लेते थे कैसे वर्क करना है। तो उस काउंसिल के 6 मेंबर
से एक बॉडी बनाई गई जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया, और वो बॉडी इंडिया में एक तरह से कहें ब्रिटिश टेरिटरी जो भी था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी, उन पर वो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी के रूप में वर्क करेगी। उसमें टोटल 6 मेंबर थे और उसका टेन्योर ब्रिटिश क्राउन की प्लीजर तक था, मतलब कि जब तक वो चाहेंगे तब तक वो उसमें काम करेंगे, नहीं तो उसको मतलब उनके मेंबर को हटा दिया जाएगा। इसके अगर हम कोरम की बात करें, कोरम मतलब कि कभी अगर मीटिंग हो रहा है तो कितने मेंबर अवेलेबल होंगे तब जाके मीटिंग होगा, तो इसका कोरम 3 था, यानी कि 6 में से जब तक 6 में से 3 मेंबर जब तक नहीं आएंगे मीटिंग में तब तक मीटिंग स्टार्ट नहीं होगा। इस मीटिंग को प्रिसाइड किया जाएगा चांसलर ऑफ एक्सचेकर के द्वारा। इसमें टोटल 6 मेंबर थे, एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और 4 और मेंबर थे। तो इस तरह की किसी भी मीटिंग को प्रिसाइड किया जाएगा चांसलर ऑफ एक्सचेकर के द्वारा। अगर चांसलर ऑफ एक्सचेकर नहीं है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्रिसाइड करेंगे, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी नहीं होते हैं तो बाकी 4 जो हैं उसमें जो सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे उनके द्वारा प्रिसाइड किया जाएगा, उनको प्रेसिडेंट कहा जाएगा। तो इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के इस्टेब्लिशमेंट के बाद में एक तरह से कहें कि इंडिया की जो गवर्निंग सिस्टम थी उसमें कई चेंजेस आए, क्योंकि इसके पहले ज़्यादातर कमर्शियल वर्क कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि कंपनी के शेयर होल्डर के द्वारा इलेक्ट की जाती थी उसके द्वारा किए जाते थे, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे जो कि कमर्शियल वर्क करते थे, और गवर्नर जनरल होते थे जो ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते थे, और लेजिस्लेटिव वर्क के लिए सुप्रीम कोर्ट थी। 3 बॉडी बड़े स्तर पे गवर्नर जनरल की काउंसिल भी थी, तो 3 बॉडी बड़े स्तर पे इंडिया में वर्क कर रहे थे। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद में एक और बॉडी बना दी गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि एक तरह से कहें कि ये सुप्रीम गवर्निंग बॉडी के रूप में इसको एम्पावर किया गया। इस एक्ट के आने के बाद में एक तरह से कहें कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पावर के फंक्शन के रूप में एक तरह से कहें इंडिया का टोटल गवर्निंग सिस्टम ब्रिटिश टेरिटरी का जो था वो 2 पार्ट में बट गया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट और एक कमर्शियल पार्ट। तो इस एक्ट के बाद में सारे कमर्शियल फंक्शन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करने लगा और ज़्यादातर एक तरह से कहें एडमिनिस्ट्रेटिव काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके अंदर में गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के द्वारा किया जाने लगा। इस एक्ट में डुअल गवर्नमेंट के सेटअप करने की बात हुई, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट एक तरह से कहें के द्वारा बनाया गया था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के द्वारा, कंपनी के शेयर होल्डर के द्वारा इलेक्ट किया जाता था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते थे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। इन दोनों में टसल चलती रहती थी। ये एक तरह से डुअल गवर्नमेंट की तरह वर्क करते थे, क्योंकि एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और एक ब्रिटिश पार्लियामेंट के। तो कंपनी चाहेगी कि हमारा डोमिनेंस रहे, हमारा कंट्रोल रहे, और ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहेगी कि हमारा कंट्रोल रहे। तो इस तरह से उन दोनों में टसल चलती रहती थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट के इस एक्ट में, ब्रिटिश इंडिया एक्ट में, एक सेक्रेसी कमेटी की भी बात की गई। सेक्रेसी कमेटी नॉर्मली बात ये थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कोई भी मैसेज या कोई भी एक्ट पास, कोई भी कानून अगर इंडिया में इम्प्लीमेंट करना है, कोई रेगुलेशन करना है, तो वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के थ्रू किया जाता था। मतलब कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कुछ भी इंडिया में कोई भी रिपोर्ट या कुछ भी भेजना है तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भेजेंगे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे या इंडिया में पहुंचाएंगे। बट अगर चाहें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर चाहें तो वो सेक्रेटली बिना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को इन्फॉर्म किए वो इंडिया में कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी रेगुलेशन के लिए जो भी जरूरी चीज है उसको सेक्रेसी कमेटी के थ्रू इंडिया में भेज सकते हैं। और ये एक तरह से कहो कि ये सेक्रेसी कमेटी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पावर को डिमिनिश करने के लिए बनाई गई, क्योंकि कई बार बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर बिना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को इन्फॉर्म किए सेक्रेसी कमेटी के हेल्प से इंडिया में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते थे। बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के मेंबर को पता चलता था।
तो सेक्रेसी कमेटी या और कई स्टेप ऐसे उठाए गए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सुप्रीम गवर्निंग बॉडी के रूप में एम्पावर किया। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दिया गया, क्योंकि हम देख रहे थे कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो डिफेक्ट की बात जब हम कर रहे थे कि सुप्रीम गवर्नर जनरल की जो काउंसिल में एक तरह से कहें 4 मेंबर हुआ करते थे, 4 मेंबर, तो गवर्नर जनरल की पावर उसमें काउंसिल की वजह से काफी कम थी, क्योंकि मेजॉरिटी बेस्ड डिसीजन था। तो 4 में से 3 लोगों का किसी एक्ट या किसी डिसीजन को लेकर के सपोर्ट में होना बहुत जरूरी था, और 4 में से 3 लोगों को सपोर्ट में करना गवर्नर जनरल के लिए आसान नहीं था, इसीलिए उसको 4 से हटा करके 3 कर दिया गया। यानी गवर्नर जनरल के काउंसिल की मेंबरशिप अब 3 है, तो अब उनको 3 में से 2 लोगों को सपोर्ट में करना आसान है। तो इसीलिए इस प्रोविजन के माध्यम से गवर्नर जनरल के पावर को बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ कई तरह के और डिफेक्ट्स जो हम देख रहे थे कि गवर्नर जनरल का रियल कंट्रोल नहीं था प्रोविंसेस में, चाहे बंगाल मद्रास में हो चाहे बॉम्बे में हो। तो इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को भी एम्पावर किया गया कि उनका रियल कंट्रोल अलग अलग प्रोविंसेस में हो। इसके लिए अलग अलग प्रोविंसेस में गवर्नर बनाए गए, जैसे कि बंगाल मद्रास में और बॉम्बे में, और उस गवर्नर की उनकी भी अपनी काउंसिल बनाई गई। वो गवर्नर उस प्रोविंस में कमांडर इन चीफ के रूप में काम करेगा, जो कि काम करेगा गवर्नर जनरल के अंडर में। यानी कि सारे प्रोविंसेस जितनी हैं, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, इनके लिए गवर्नर जनरल होगा, उसकी अपनी काउंसिल होगी और उसके थ्रू वो डिसीजन लेगा। और अलग अलग प्रोविंसेस में गवर्नर होंगे, बॉम्बे में या मद्रास में, और गवर्नर की अपनी काउंसिल होगी, उसके थ्रू वो डिसीजन लेगा। जैसे इसको समझ सकते हैं पीएम और सीएम, आज के पीएम और सीएम के रूप में, कि पीएम की अपनी कैबिनेट है, सीएम की अपनी कैबिनेट है, तो पीएम के अंडर में कई सारे सीएम आ रहे हैं। तो इस तरह से तो ये था। अगला है कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में कई जगहों पर कंकस्ट यानी वार किया गया कंपनी के द्वारा बिना ब्रिटिश क्राउन को इन्फॉर्म किए हुए, और कई इंटरवेंशन किए गए, फॉरेन इंटरवेंशन। तो इसको रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट में प्रोविजन लाया गया कि कोई फॉरेन इंटरवेंशन नहीं करना है कंपनी को, और किसी भी तरह के कंकस्ट में या वार में नहीं इंडल्ज होना है, क्योंकि इससे ढेर सारा नुकसान होता था कंपनी को। तो ये प्रोविजन रखा गया। इसके बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की पावर को बढ़ा दिया गया। कैसे? इसके पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कोर्ट ऑफ प्रोप्रीटर होते थे, यानी शेयर होल्डर, जैसे हम रेगुलेटिंग एक्ट में बात की कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक इलेक्टेड बॉडी होगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक इलेक्टेड बॉडी होगी। कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो इस बॉडी को इलेक्ट करेंगे, इसमें जितने भी मेंबर होंगे उनको इलेक्ट किया जाएगा शेयर होल्डर के द्वारा, कंपनी के शेयर होल्डर के द्वारा। तो जब जो लोग इलेक्ट कर रहे हैं उनका इस पर एक तरह से कहें कि कंट्रोल रहता था, इस बॉडी की एक अकाउंटेबिलिटी होती थी उन शेयर होल्डर के प्रति। बट इसको इस एक्ट में कम कर दिया गया, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पावर को बढ़ा दिया गया, और कोर्ट ऑफ प्रोप्रीटर या शेयर होल्डर जो थे उनके पावर को घटा दिया गया। तो इस तरह से अब इंडिया में बेसिकली ब्रिटिश टेरिटरीज में तीन चार बड़े पावर उभर के आए। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है, और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी की सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एक सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है जो कि ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को देखने का काम करेगी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल फंक्शनिंग का सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है जो, और गवर्नर जनरल और इनके अंडर में गवर्नर, दोनों की अपनी काउंसिल है। ये तीसरा बड़ा पावर सेंटर बन के आया। सुप्रीम कोर्ट अभी भी है। तो ये स्ट्रक्चर बना उस समय के एक तरह से कहें पिट्स इंडिया एक्ट के आने के बाद में।
लेकिन कई सारी डिफिकल्टीज जनरेट हुई इसके बाद में भी। जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कमर्शियल वर्क करने का अधिकार दिया गया था, बट कमर्शियल वर्क के नाम पे कंपनी के सर्वेंट के अपॉइंटमेंट की बात हो या और कई सारी चीजें अभी भी बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के लोग करते थे। तो इस तरह से कई सारी टेंशन जनरेट होती थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बीच में। इसके अलावा अपॉइंटमेंट गवर्नर जनरल का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता था। रेगुलेटिंग एक्ट में प्रोविजन था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गवर्नर जनरल को अपॉइंट करेंगे, बट अब यहाँ पर एक प्रोविजन और ले आया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो गवर्नर जनरल को अपॉइंट तो करेंगे, बट अप्रूवल चाहिए उनको क्राउन का, यानी एक तरह से कहें कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का। तो जब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा वो अप्रूव नहीं करा लेंगे तब तक गवर्नर जनरल का अप्रूवल माना नहीं जाएगा। यानी कि अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, धीरे धीरे अपना कंट्रोल बढ़ा रही है, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी सेटअप कर लिया है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पावर को धीरे धीरे कम कर रहे हैं और गवर्नर जनरल के पावर को बढ़ा रहे हैं। यानी कि ये सारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, गवर्नर जनरल, ये सब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई बॉडीज हैं और कंपनी की सिर्फ एक बॉडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है। तो धीरे धीरे करके हम देखते जाएंगे कि किस तरह से कंपनी के पावर को डाइल्यूट किया जा रहा है और ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया में आ रही है। पहली बार इस एक्ट में एक तरह से कहें कि इंडियन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी थी उसको ब्रिटिश टेरिटरीज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिन टेरिटरीज पे रूल कर रही है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी तो हैं, साथ में ब्रिटिश एज ए स्टेट की टेरिटरी भी हैं। तो पहली बार इस एक्ट में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस थे इस पिट्स इंडिया एक्ट के। पिट्स इंडिया एक्ट के सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो बॉडी सेटअप की गई वो डायरेक्टली एक तरह से कहें कि पैरेलल वर्क करने लगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के। पिट्स इंडिया एक्ट के प्रोविजंस में जो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी के रूप में बोर्ड ऑफ कंट्रोल को रखा गया उसमें कई मायने में बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से ज्यादा पावर दिया गया। इस तरह से कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बीच में इस एक्ट के आने के बाद में टसल चलने लगी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव था। तो इस तरह से कंपनी, क्राउन और कंपनी जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते थे जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। तो इस तरह से बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बीच में जो टसल चल रही थी वो क्राउन और कंपनी के बीच में टसल जो थी एक तरह से कहें कि कंट्रोल को लेकर के टसल थी उसको शो कर रहा था। इस एक्ट के बाद में ये खास इम्पैक्ट दिखाई दिया। जो टेरिटरीज थी वो अभी भी कंपनी के ही हाथ में थी। एक तरह से कहें कि इतने सारे कंट्रोल के बाद में भी टेरिटरीज पे फाइनल कंट्रोल कंपनी का था, यानी ओनरशिप जो था वो कंपनी का था। हालांकि इस एक्ट के आने के बाद में इस एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज थी उनको ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। मतलब कि ये जो टेरिटरीज हैं वो ब्रिटिश टेरिटरीज हैं, लेकिन उन पर फाइनल कंट्रोल अभी भी कंपनी की थी क्योंकि वो कंपनी की प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में रिकॉग्नाइज की जा रही थी। इसके बाद में नॉन इंटरवेंशन जो कि कई तरह की अगर हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में कई सारे वार में इंडल्ज हुई कंपनी बिना क्राउन को इन्फॉर्म किए हुए, जैसे कि हम एंग्लो मैसूर वार देखते हैं, एंग्लो मराठा वार देखते हैं, तो रोहिला वार देखें हम, तो उन वार के चलते इस एक्ट में प्रोविजन रखा गया कि कंपनी किसी भी तरह के वार में इंडल्ज नहीं होगी। नॉन इंटरवेंशन के कॉन्सेप्ट को कंपनी पर इन्फोर्स कर दिया गया और इसके चलते हैदराबाद के निजाम ने जब कंपनी से सपोर्ट मांगी, क्योंकि मराठा और हैदराबाद के निजाम के बीच में टसल चल रहा था, वार होने की संभावना थी, तो हैदराबाद के निजाम ने कंपनी से हेल्प मांगी, बट कंपनी ने हेल्प देने से इनकार कर दिया और हैदराबाद के निजाम और मराठा के बीच में जो
खारदा का युद्ध हुआ, वार हुआ, उस वार में हैदराबाद के निज़ाम हार गए और इसके बाद में हैदराबाद के निज़ाम ने कंपनी, एक तरह से कहें ब्रिटिश कंपनी के जो मेंबर उनके यहाँ वर्क करते थे, काम करते थे, उनको डिसमिस कर दिया। तो इस एक्ट के आने के बाद में कंपनी ने पूरी तरह से तो नहीं, क्योंकि इसके बाद में हम देखते हैं कई बार जो कंपनी थी वो वार में इंडल्ज हुई, बट काफ़ी हद तक ये कॉन्सेप्ट नॉन इंटरवेंशन का अप्लाई हुआ। इस एक्ट जो कि 1784 में आया, उसके बाद में 1786 में कंपनी के गवर्नर जनरल बन के आते हैं कॉर्नवालिस। उनसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जुड़ा है कि जब वो गवर्नर जनरल बनाए जा रहे थे तो उन्होंने एक ही शर्त पे गवर्नर जनरल बनना एक्सेप्ट किया। उनकी दो शर्तें थी, दो बातें थी। पहला ये कि गवर्नर और गवर्नर जनरल जैसी चीज़ें ना हों, मतलब जैसे यहाँ पर हम डिवीज़न देखते हैं कि गवर्नर जनरल होगा और उनके नीचे हर एक प्रोविंस में गवर्नर होंगे। तो उनकी डिमांड ये थी कि गवर्नर जैसे पोस्ट को हटा दिया जाए, सिर्फ गवर्नर जनरल ही रूल करेगा। दूसरा कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसका डिसीजन गवर्नर पर सुपर इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए। अगर गवर्नर जनरल कुछ किसी स्पेशल केस में कुछ करना चाह रहा है तो उसको पूरी आज़ादी होनी चाहिए, ताकि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसके डिसीजन को ना माने। तो इन दोनों बातों को लेकर के लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में एक तरह से कहें कि गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं और वो आते हैं इंडिया में गवर्नर जनरल बन के। तो इसके बाद में कई सारे रिफॉर्म होते हैं, क्योंकि उनकी जो डिमांड है ये गवर्नर को हटा करके सिर्फ गवर्नर जनरल बनाया जाए। तो आगे आने वाले एक्ट में हम देखेंगे कि किस तरह के रिफॉर्म होते हैं। ये पूरा वीडियो आधारित था पिट्स इंडिया एक्ट के एक तरह से कहें कि उसकी बैकग्राउंड और उसके प्रोविज़न और उसके इम्पैक्ट पे। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।